रहमान रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर नंबर 8 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। जैसे कि हमें पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था स्टेजेस ऑफ सिविल ट्रायल। तो उसमें ये था कि सबसे पहला जो स्टेज है वो ये है कि प्लीडिंग्स जो है वो कोर्ट के अंदर फाइल होंगी। प्लीडिंग्स में सबसे पहले क्या होगा कि भाई प्लेंट फाइल होगी, जिसके लिए हमने ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 को देखा कि प्लेंट ड्राफ्ट किस तरह होती हैं और व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर टू बी पुट इन अ प्लेंट। उसके बाद ये था कि रिटन स्टेटमेंट जमा होगी इन डिफेंस बाय द डिफेंडेंट। तो ऑर्डर 8 को हमने शुरू कर दिया था सेट ऑफ, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे। लेकिन ऑर्डर 8 को आज फिर से हम देखते हैं कि ऑर्डर 8 में क्या होगा कि सबसे पहले एक रिटन स्टेटमेंट जमा होगी 8 और बिफोर द फर्स्ट ईयर। अगर प्लेंट जमा हो गई है तो अगर प्लेंट जमा हो गई है तो ऑर्डिनरीली विद इन 30 डेज रिटन स्टेटमेंट जमा करानी होगी। उसके लिए कोर्ट जो है वो दो एडजर्नमेंट्स भी दे सकती है, अगर कोर्ट चाहे तो, कि भाई चलें ठीक है, पहली डेट पर जो पहली हियरिंग थी उस पर रिटन स्टेटमेंट जमा अगर हो नहीं पाई तो खैर है, हम जो है वो एक और उनको दे देते हैं चांस। तो दो एडजर्नमेंट्स दी जा सकती हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकली इसको देखा जाए तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि कोर्ट जो है वो यूजिंग देयर इनहेरेंट पावर्स दो से ज्यादा भी एडजर्नमेंट्स दे देती है फॉर फाइलिंग रिटन स्टेटमेंट। उसके बाद रूल नंबर 2 है कि अगर कोई फैक्ट है, कोई भी फैक्ट हो, वो जो है वो रिटन स्टेटमेंट में पुट करना बहुत जरूरी है, उसमें डालना बहुत जरूरी है, ताकि जो प्लेंटिफ है उसको सरप्राइज ना हो कि भाई ये तो मामला है ही नहीं। तो हर चीज को डालना होगा रिटन स्टेटमेंट के अंदर। और मैंने ये बताया था कि डिनायल जो है वो इवेसिव नहीं होना चाहिए। प्लेंट का ड्राफ्ट भी मैंने आपको दिखाया था, और उसके बाद मैंने दो लिंक्स भी शेयर की थी यूट्यूब की व्हाट्सएप पर। एक कि हाउ टू ड्राफ्ट प्लेंट एंड हाउ टू ड्राफ्ट रिटन स्टेटमेंट। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो देखा होगा। तो रिटन स्टेटमेंट में जो भी डिनायल्स हैं वो इवेसिव नहीं होने चाहिए। इवेसिव का मतलब क्या है कि भाई प्लेंटिफ कहता है कि मेरे इसने पैसे खाए थे, प्लेंट में उसने लिखा कि इसने मेरे पैसे खा दिए। अब रिटन स्टेटमेंट में डिफेंडेंट सिर्फ ये नहीं कहेगा कि नो, तो नो वाला मामला नहीं है यहाँ पर। अब आपको एक नेरेशन बतानी होगी, आपको यहाँ पर एक पूरी एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि खाए या नहीं खाए, अगर नहीं खाए तो फिर किस तरीके से ये मामला हुए थे, तो सब कुछ बताना होगा। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है सेट ऑफ। ठीक है, तो रूल नंबर 6 डील्स विद सेट ऑफ। लास्ट टाइम मैंने बताया था लेकिन शायद क्लियर ना हुआ हो, क्योंकि लास्ट का टाइम जो खत्म हो गया था। तो हम इसको देखते हैं एक थ्रू स्मॉल इलस्ट्रेशन। तो ये एक सेट ऑफ की इलस्ट्रेशन है, सिनेरियो है कि पार्टी ए जो है वो और पार्टी बी दोनों एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में आते हैं कि पार्टी ए जो है वो पार्टी ए ओज पार्टी बी एन अमाउंट ऑफ 50,000 फॉर सर्विसेज रेंडर। यानी पार्टी बी कोई भी उसके लिए काम करती है पर्सन ए के लिए, और पर्सन, ठीक है, पर्सन ए को जो है वो 50,000 दिए जाते हैं। ठीक है, पार्टी ए को कोई काम करना है और पार्टी बी जो है वो उसको पैसे देती है। पार्टी बी ने क्या किया कि पार्टी ए को पैसे तो दे दिए, लेकिन पार्टी ए ने अपने सर्विसेज को परफॉर्म नहीं किया, अपने काम को जो है वो सर अंजाम नहीं दिया। तो ये एक मामला तो ये थे। उसके अलावा इसी तरह ये भी था कि पार्टी ए ने भी कभी जो है वो 30,000 रुपये दिए थे पार्टी बी को फॉर गुड सप्लाई। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि पार्टी ए के ऊपर भी कर्जा है कितना, 50,000 का, और पार्टी बी के ऊपर भी कर्जा है, लेकिन कितना, 30,000 रुपये। दोनों सेम पार्टीज हैं, दोनों रिलेशनशिप्स में, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप्स में। अब क्या होता है कि पार्टी ए इज बीइंग सूड बाय पार्टी बी फॉर रीपेमेंट ऑफ 50,000। पार्टी बी जो है वो एक सूट फाइल कर देती है अगेंस्ट पार्टी ए फॉर 50,000 के 50,000 रुपये जो है वो पार्टी ए ने मेरे खा दिए हैं, इससे जो है मुझे ये दिलाए जाएं फॉर द रिकवरी ऑफ अमाउंट। अमाउंट कितना है, 50,000 रुपये। अब क्या होता है कि उसके लिए पार्टी बी जब सूट फाइल कर रही है, उसके लिए पार्टी बी एक फाइल करेगी प्लेंट को, जो कि हमने डिस्कस किया था। पार्टी बी जो है प्लेंट में डालेगी कि 50,000 का इस तरह रिलेशनशिप था और 50,000 पार्टी ए जो मुझे वापस नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह सिचुएशन होगी।
अब पार्टी ए को क्या करना होगा कि पार्टी ए जमा कराएगी रिटर्न स्टेटमेंट, जो इसका ऑर्डर आज हम पढ़ रहे हैं, ऑर्डर 8। तो रिटर्न स्टेटमेंट में वो जो भी फैक्ट्स डालेगा कि नहीं इस तरह मामला नहीं थे, या मैंने पैसे दे दिए थे, या जो भी कुछ है वो तो उसने डाला, लेकिन उसके साथ वो एक क्लॉज, एक्स्ट्रा एडिशनल क्लॉज भी डालेगी। वो क्लॉज होगा सेट ऑफ क्लॉज। सेट ऑफ क्लॉज में पार्टी ए ये कहेगी कि हमारा एक और भी मुआयदा था, जिस मुआयदे के तहत ये था कि पार्टी बी को जो है वो मैंने उसको पैसे दिए थे 30,000 रुपये, लेकिन पार्टी बी मुझे पैसे वापस नहीं दे रही। ठीक है, तो ये सेट ऑफ का क्लेम कर रहा है कौन, पार्टी ए। अब जब डिसीजन आएगा, सपोज करें दोनों के खिलाफ डिसीजन हुआ कि भाई पार्टी ए को 50,000 रुपये देने होंगे, पार्टी बी को 30,000 रुपये देने होंगे। अब क्या होगा कि 50,000 और 30,000 आपस में हो जाएंगे एडजस्ट, क्योंकि ये प्रूव तो हो गया है कि इन दोनों के अगेंस्ट ये अमाउंट रहे तो हुए थे। तो दोनों जो अमाउंट है वो एडजस्ट हो जाएंगे। बाकी इतना होगा कि पार्टी ए को पे करने होंगे 20,000 रुपये टू मिस्टर बी। ठीक है, तो ये इस तरह मामला होंगे। सेट ऑफ में अब कितना पे करना होगा, यानी टोटल अमाउंट अब कितना पे करना होगा, 20,000 रुपये। कौन पे करेगा, पर्सन ए पे करेगा। किसको करेगा, पर्सन बी को, क्योंकि बी के 50,000 रुपये रहे हुए थे और पार्टी ए के सिर्फ 30,000 रुपये थे। 30,000 रुपये से अगर 50,000 रुपये माइनस करेंगे तो द थिंग्स लेफ्ट आर ओनली 20,000 रुपीज। तो क्या ये आपको क्लियर हुआ, सेट ऑफ? जी सर, यानी सर एक ही केस में दोनों चीजें हो जाएंगी। हाँ दूसरी अब, पार्टी को अलग से दावा नहीं करना पड़ेगा कि मुझे भी इतने चाहिए मेरे। जी जी जी, अभी जो कुछ एग्जांपल्स और भी हैं वो भी मैं आपको अब बताऊंगा, लेकिन अब तक ये चीज क्लियर हुई सिनेरियो की, इस तरह मामला होते हैं सेट ऑफ के। जी जी। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सेट ऑफ की वो ये हैं कि वो जो सूट होगा, वो जो केस होगा, वो होगा ओनली फॉर द रिकवरी ऑफ मनी। वो भी हम लास्ट टाइम ने डिस्कस किया था। तो ये सिर्फ रिकवरी ऑफ मनी के लिए, प्रॉपर्टी का सूट हो गया उस तरह, उसमें हम जो है वो सेट ऑफ का जो क्लेम नहीं ला सकते। और वो अमाउंट भी ऐसा हो जो कि लीगली रिकवरेबल भी हो। ठीक है, जिस तरह हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिस्कस कर रहे हैं कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ना हो, वॉइडेबल ना हो। तो लीगली रिकवरेबल अमाउंट जो होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है सेम करेक्टर की, कि दोनों पार्टी ए और पार्टी बी सेम करेक्टर में होना लाजमी है। तो कोई बताएगा कि सेम करेक्टर का यहाँ पर मतलब क्या हो सकता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट सेम करेक्टर? उनका रिलेशनशिप बराबरी का हो, ये ना हो कि वो उसका सर्वेंट हो, जब वो उसका यानी एक किस्म के उसके माता है तो किसी वजह से कंपल्शन का आंसर ना आए पे। हाँ ठीक है, ठीक है, यही है बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, मैं वाइस चांसलर हूँ यूनिवर्सिटी का, और कोई स्टूडेंट मुझसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से है कि उस बच्चे ने एडमिशन ली है मेरी यूनिवर्सिटी में, उसने पेमेंट कर दी मुझे, और मैं वाइस चांसलर जो है उसको एडमिशन नहीं दे रहा हूँ। अब वो कह रहा है कि मेरे पैसों को रिफंड कर दिया जाए। तो यहाँ पर जो है ना, करेक्टर किस तरह है कि मैं वाइस चांसलर हूँ और वो बच्चा एक स्टूडेंट है, तो ये एक करेक्टर हुआ। दूसरा करेक्टर ऐसा भी है कि पर्सनली उस बच्चे ने, वो मेरा कोई कजिन है या कोई, वो बच्चा, उसने मुझे कभी और भी कोई पैसे दिए थे और मैं उसको वापस नहीं कर रहा हूँ, तो वहां पर वो एक प्राइवेट रिलेशनशिप है। यहाँ पर जो है वो एक यूनिवर्सिटी का रिलेशनशिप है, यूनिवर्सिटी के करेक्टर में हम डील कर रहे हैं। वहां पर मैं, मेरा जो है वो प्राइवेट करेक्टर है, तो यहाँ पर दोनों अमाउंट जो है ना वो सेट ऑफ में नहीं लाए जा सकते, क्योंकि यहाँ पर दोनों करेक्टर्स डिफरेंट हो गई हैं। तो करेक्टर सेम होना लाजमी है। ये चीज क्लियर है आपको? इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ, सेट ऑफ का इफेक्ट क्या होगा? तो सेट ऑफ का इफेक्ट ये होगा कि जब एक डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट में सेट ऑफ का क्लेम ला रहा है, तो इस तरह कंसिडर किया जाएगा कि वो सेट ऑफ का जो क्लॉज है रिटन स्टेटमेंट में, उसको उसको माना जाएगा कि दिस इज अ प्लेंट। ठीक है, तो उसको रिटन स्टेटमेंट के उस सेट ऑफ के क्लॉज को कंसिडर किया जाएगा कि वो प्लेंट है। अब क्या होगा, अब जो प्लेंटिफ है वो एक और रिटन स्टेटमेंट जमा करे, यानी प्लेंटिफ जो केस में था एक्चुअल में, जिसने एक्चुअल में केस सूट फाइल किया था, मैं तो था डिफेंडेंट, मैंने रिटन स्टेटमेंट लाया, रिटन स्टेटमेंट में मैंने सेट ऑफ का क्लेम किया। अब सेट ऑफ का क्लेम जो मैं कर रहा हूँ रिटन स्टेटमेंट में, ये तो हो गया प्लेंट, इसकी नोयत प्लेंट वाली हो जाएगी। अब क्या होगा कि वो जो प्लेंटिफ है वो भी एक सेपरेट रिटन स्टेटमेंट जमा कराएगा फॉर दिस क्लेम विच आई हैव राइज्ड हियर इन दिस प्लेंट एज अ सेट ऑफ। ठीक है, तो उसके लिए वो प्लेंटिफ जो है वो अब अपना जवाब दावा अलग जमा कराएगा, उसमें जो फिर वो कहना जाए। तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस सूट, इसको क्रॉस सूट भी कहा जाता है। तो ये मामला थे सेट ऑफ के।
अगर कोई क्वेश्चन सेट ऑफ से हो तो आप जो है पूछ सकते हो। सर क्वेश्चन ये था कि जी। सिर्फ यानी पैसों के लेन देन में है, अगर जमीन का मसला हो, उसने बार्टर किया हो, यानी वो कहे इसने मुझे इतनी जमीन देनी थी, अगर मैं उसमें ये कहता हूँ कि इसने भी मुझे फलां जगह देनी थी, तो वो सेट ऑफ नहीं हो सकेगा, कहने नहीं का नहीं नहीं मकसद है। नहीं, यहाँ पर सिर्फ जो है किसका लॉ, ही होगा? यहाँ पर मनी जो का? यहाँ पर जो लॉ है वो क्लियर है कि रिकवरी ऑफ मनी के अलावा कोई मामला तो नहीं है। ठीक हो गया। रूल नंबर 10, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग क्या होती है कि प्लेंटिफ आए और डिफेंडेंट बार बार ना आए, रिटन स्टेटमेंट ना जमा कराए, तो क्या होगा, आफ्टर सम हियरिंग्स कोर्ट जो है वो डिक्लेयर कर दे कि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स और प्लेंटिफ के हक में जो है वो दावा हो जाएगा। तो ये होता है एक्स पार्टी, इट्स क्वाइट सिंपल। जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि प्लेंटिफ प्लेंट के अंदर डालेगा लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, इसी तरह डिफेंडेंट भी डालेगा रिटन स्टेटमेंट में एट द एंड, क्या डालेगा, लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इस तरह हमने प्लेंटिफ के दौरान ये डिस्कस किया था, जब हमने ऑर्डर 7 पढ़ा था तो उसमें ये डिस्कस किया था कि प्लेंटिफ एट द एंड ऑफ प्लेंट क्या चीजें डालेगा, कि एक तो लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगी जिसमें उनके नाम वगैरह, उनके एड्रेसेस, जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के होंगे वो तमाम चीजें डालेगा। उसके साथ क्या डालेगा, एक या दो बंदे वो भी डालेगा जो इंटीमेट करेंगे एट द टाइम ऑफ डेथ टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव के आपका जो बंदा था उसने आपको लीगल रिप्रेजेंटेटिव सूट में ऐड किया था। अब वो बंदा जैसे कि उसकी डेथ हो गई है, अब जो उसका जो केस चल रहा है, काइंडली उस केस को आगे जो है वो टेकअप करो। तो ये जो बंदा इंटीमेट करेगा यानी वो जाके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बताएगा, इन्फॉर्म करेगा, तो इन बंदों के नाम भी, इन बंदों की लिस्ट भी जो है वो एक डाली जाएगी इन रिटन स्टेटमेंट एट द एंड। अब हम चलते हैं कुछ एनेक्स्चर्स की तरफ। मिला कर ये मिल जाए। दीज आर सम एनेक्स्चर हियर। क्या आपको ये शो हो रहा है? जी सर। ठीक है। ये एनेक्स्चर, ये जो है एक्चुअल में ड्राफ्ट है। जिन चीजों का भी आपको अगर ड्राफ्ट को भी चाहिए हो ना, तो सिविल प्रोसीजर कोड, स्पेशली सिविल सीपीसी के एट द एंड एनेक्स्चर्स रखे हुए हैं। इनमें आपको तमाम चीजें मिल जाएंगी कि भाई श्योरिटी का ड्राफ्ट क्या होता है, या कोई प्लेंट अगर हो तो उसका ड्राफ्ट क्या होता है, ये रिटन स्टेटमेंट का ड्राफ्ट क्या होता है। तो ये जो सबसे पहले जो ये अपेंडिक्स नंबर ए है, एनेक्स्चर बोल रहा हूँ, अपेंडिक्स अपेंडिक्स नंबर ए है। ठीक है, तो इस अपेंडिक्स ए में ये इट डील्स विद प्लीडिंग्स, एक्चुअली इसमें आपको रिटन स्टेटमेंट भी मिल अपेंडिक्स सर जाएंगी। क्या मतलब, नमूना? हाँ, सैंपल अपेंडिक्स का सैंपल मतलब? सैंपल। सही सही से। तो सैंपल्स हैं ये अपेंडिक्स। इसमें अपेंडिक्स ए जो है वो ये डील करता है प्रीडिंग से, जिसमें आपको जो है वो प्लेंट वगैरह भी मिल जाएगी, रिटन स्टेटमेंट, ये रिटन स्टेटमेंट किस तरह लिखनी चाहिए उसके आपको ड्राफ्ट जो हो होंगे। तो बस सैंपल ये शॉर्ट ही होंगे, ज्यादा डिटेल तो आपको अपनी डालनी होगी, लेकिन जो है वो एक आइडिया आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये मनी लेंथ का प्लेंट है, वो आप किस तरह लिखोगे, तो ये आपको बता रहे हैं कि पार्टीज का नाम लिखो, ऊपर कोर्ट का नाम, टाइटल वगैरह ये चीजें लिखो। सबसे पहले जो है वो इन द नेम इन द कोर्ट, कोर्ट कौन सी है वो लिखोगे, उसके बाद पार्टीज के जो वो नाम लिखोगे, डिस्क्रिप्शन जो पार्टीज के केसेस के अंदर वो आप लिखोगे, उसके बाद ये डिटेल्स आप डालते जाओगे। मनी लेंट का मामला, तो इस तरह बहुत सारे और भी अपेंडिक्सेस हैं, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, आपको मैं दिखाता हूँ। सर ये एक तो चेक होता है ना, एक पूरा नोट होता है, वो क्या चीज होती है? अब यहाँ पर देखें सेक्शन, जब आप देखते हो सीपीसी के उसके सेक्शंस के नीचे ये तमाम अपेंडिक्सेस पड़े हैं। अपेंडिक्स नंबर ए, अपेंडिक्स बी। अपेंडिक्स ए डील करता है प्लीडिंग से, अपेंडिक्स बी डील करता है प्रोसेस से। प्रोसेस का आज हम ऑर्डर पढ़ेंगे, ऑर्डर नंबर 5। उसको देखेंगे कि समन्स किस तरह इशू होते हैं, और समन्स में क्या चीजें लिखनी चाहिए वो आपको प्रोसेस इसमें यहाँ पर मिल जाएंगे।
इस तरह अपेंडिक्स सी है डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, एडमिशन, डिग्री के बारे में, एग्जीक्यूशन, इस तरह चलते चलते आपके पास कुछ एच तक अपेंडिक्स हैं। और उसके बाद शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल्स में कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा मिसलेनियस डिटेल्स आपको वो जो दी जाती हैं कि कोर्ट पे प्रोसीजर्स किस तरह चले। जेनस भाई आप कुछ पूछ रहे हो? जी सर, मैं ये पूछ रहा था, जैसे एक तो चेक होते हैं, एक पर नोट होते हैं, ये क्या चीज होती है? जी चेक होते हैं और पर नोट, पर नोट। प्रो नोट नहीं, वो प्रोमिजरी नोट होता है। हाँ, ऐसे होगा फिर। हाँ प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट ये होगा कि भाई हम दोनों एक प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपको गाड़ी सेल करूंगा, आप मुझे पैसे दोगे, तो उसके लिए हम जो रिटर्न में लिखते हैं वो प्रोमिसरी नोट है। ठीक है, प्रोमिसरी नोट एक सबूत है, एविडेंस है, जिसमें विटनेसेस अपने सिग्नेचर्स करते हैं। कि उसका ड्राफ्ट कभी हम ढूंढेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो प्रोमिसरी नोट यानी प्रॉमिस, मैं आपसे जो है प्रॉमिस कर रहा हूँ। चेक तो मामला चेक के तो बैंक के साथ होते हैं, लेकिन प्रोमिसरी नोट तो मामला बैंक के साथ नहीं होता, प्राइवेट पर्सन के दरमियान होता है। तो एक एफिडेविट नमा का एक प्रोमिसरी छोटा सा होता है प्रोमिसरी नोट ये। वो भी यानी वाइट पेपर, हाँ वाइट हाँ पेपर में लिखा जाता है सिर्फ? हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, लेकिन नीचे जो है वो जो बंदा प्रोमिसरी नोट को इसका, इस पे भी मेरा एक लेक्चर बना हुआ है यूट्यूब पर। ड्रॉ ये होते हैं फिर जो सिग्नेचर्स नीचे करते हैं। हम्म। ठीक है, अब हम आते हैं भाई जिस तरह हम स्टेजेस को डील कर रहे थे, स्टेजेस को डिस्कस कर रहे थे, तो सबसे पहले हमने देखा कि स्टेजेस में कौन कौन सी चीजें होंगी। सबसे पहले जो है वो प्लान जमा होगी, उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट, उसके बाद जो सेकंड स्टेज है वो है इशुएंस ऑफ समन्स। कि समन का प्रोसीजर क्या होगा, हमने समन्स को भी देखा था ऑर्डर 5 में, लेकिन कुछ एडिशनल चीजें आज हम डिस्कस करते हैं। समन को ये था कि भाई समन एज पर ऑर्डर 5, जिसमें कुछ 30 रूल्स है। समन इशू करेगी कोर्ट ऑन डिफेंडेंट के अपीयर हो, उसके नीचे जो है वो जज की साइन होगी, कोर्ट की सील होगी, और फिर उसके साथ एक कॉपी ऑफ प्लेंट भी अटैच की जाएगी, और अटैच करके एक पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो इन पर्सन डिफेंडेंट पर सर्व किया जाएगा। अगर उसका कोई एजेंट है तो फिर उस एजेंट पर सर्व किया जाएगा। ठीक है। मोड ऑफ डिलीवरी या मोड ऑफ सर्विस क्या होगा, कि उसको डिलीवर भी किया जा सकता है या टेंडरिंग द कॉपी देयर ऑफ भी किया जा सकता है। टेंडरिंग द कॉपी देयर ऑफ का मतलब होता है घर के बाहर कोई चीज, उसकी जो कॉपी है उसको एफिक्स कर देना, चिपका देना, या कोई और कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस हो। नाका होता है, जिस तरह चौक होता है, चौक पर कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस पर अटैच कर देना, तो लोग भले पड़े उस बंदे को खुद इन्फॉर्म कर देंगे। तो इस तरह के मामला होते हैं। तो सर्विस को, इस समन को सर्व सर्व किया जाता है डायरेक्टली ऑन इन पर्सन डिफेंडेंट पर भी, या उसके एजेंट पर भी सर्व किया जा सकता है। लेकिन अगर डिफेंडेंट नहीं मिल रहा है, कि या उसका एजेंट भी कोई नहीं है, डिफेंडेंट भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उसका जो घर होगा, उसका कोई अडल्ट मेल फैमिली मेंबर अगर है तो उस पर भी सर्व किया जा सकता है। और अगर अडल्ट मेल फैमिली मेंबर पर वो समन सर्व हो जाए तो माना जाएगा कि जो है वो ड्यू सर्विस हो गई है, ड्यूली सर्व हो चुका है समन। जब उस बंदे पर सर्व हुआ यानी अडल्ट मेल फैमिली मेंबर पर, तो वो उसकी उस पर एक साइन करेगा, एक्नॉलेजमेंट, यानी एक रिसीट देगा कि हाँ बस ठीक है भाई हमने रिसीव कर लिया है। इसी तरह अगर वो डिफेंडेंट पर सर्व किया जाए तो डिफेंडेंट भी साइन करेगा एक्नॉलेजमेंट। अगर एजेंट पर सर्व किया जाए तो एजेंट भी उस पर जो है वो एक एक्नॉलेजमेंट साइन कर देगा। लेकिन अगर वो डिफेंडेंट रिफ्यूज करे टू एक्सेप्ट सर्विस, या वो बंदा मिल ही नहीं रहा है, तो फिर क्या होगा? तो सर ये होगा कि वो जो समन होगा, उस समन की एक कॉपी एट द कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस ऑफ हाउस पर अटैच की जाएगी, यानी घर के सामने नुमाया जगह कोई बाहर होगी तो उस पर अटैच किया जाएगा। उसके साथ जो उसके बाद जो ओरिजिनल कॉपी होगी उस समन की, फोटो कॉपी तो वहां पर अटैच कर दी, लेकिन जो ओरिजिनल कॉपी है उसको सब उसको जो है वापस भेजा जाएगा टू द कोर्ट अलोंग विद द रिपोर्ट। ठीक है, वो जो सर्विंग ऑफिसर होगा वो उसके साथ रिपोर्ट भी डालेगा। रिपोर्ट में ये लिखेगा कि डिफेंडेंट रिफ्यूज कर रहा है, या वो उसको जो है नहीं लेना चाह रहा है, या वो नहीं मिल रहा है। हमने क्या किया है कि कॉपी को जो है वह फिक्स कर दिया है एट द कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस। या अगर कोई बंदा जिसने अटै उसको जो रिसीव किया है तो उसके बारे में भी लिखा जाएगा। या जो है वो एक ऐसा बंदा मिला सर हमें जिसने बताया कि डिफेंडेंट का घर ये है, तो उस बंदे के बारे उसकी डिटेल भी डाली जाएगी, उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी होगा वो तमाम चीज़ उस रिपोर्ट में डाली जाएंगी। जब अंडर रूल 17
वो समन वापस आ गए, यानी फोटोकॉपी तो अटैच कर दी लेकिन ओरिजिनल तो वापस है ना, यानी ड्यूली सर्व नहीं है ये। ठीक है, तो अब क्या होगा कि कोर्ट जो है वो सर्विंग ऑफिसर को एग्जामिन करेगी, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सर्विंग ऑफिसर खुद ही जानबूझकर उसको सर्व नहीं करना चाह रहा है। तो कोर्ट जो उसको ऑन ओथ एग्जामिन करेगी, यानी उसके एफिडेविट वगैरह बनाए जाएंगे, उससे सवाल जवाब होंगे। सर्विंग ऑफिसर देखिए क्या मामला थे, क्यों जो है वो बंदा वहां पर नहीं था, क्या तुमने डिड यू ट्राई योर लेवल बेस्ट टू फाइंड दैट गाय और नॉट। आफ्टर व्हिच कोर्ट शैल डिक्लेयर that summons are duly served और summons should be reserved। यानी उस बंदे को देखने के बाद सर्विंग ऑफिसर को कि ड्यूली, फिर कोर्ट जो है वो ऑर्डर करेगी, उसको एग्जामिनेशन के बाद ऑर्डर क्या कर सकती है कि कहेगी कि हाँ भाई ठीक है ड्यूली सर्व हो गए समन, क्योंकि वहां पर कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस पर अटैच था, चौक पर भी अटैच किया गया, लोगों ने पढ़ा उसको देखा होगा। ठीक है, या जो है कोर्ट ऑर्डर करेगी कि इसको रीसर्व किया जाए। तो जिस तरह ये था कि भाई समन को वो सर्विंग ऑफिसर सर्व कर रहा है, इसी तरह सब्स्टिट्यूटेड सर्विस भी हो सकती है, कोर्ट कोई और तरीका भी कह सकती है कि इस तरीके के थ्रू जो है वो सर्व किया जाए। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह ये कि एफएक्स कर सकती है कॉपी एट सम कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस, तो ये एक तरीका है ऑफ द सर्विंग ऑफ समन। इसी तरह थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड भी किया जा सकता है उसको सर्व, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप, फेसबुक। ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप और फेसबुक पर इन इलेक्ट्रॉनिक थ्रू मोड्स के थ्रू जब सर्व किया जा रहा है तो सिर्फ उसके थ्रू सर्व नहीं किया जाएगा, उसके साथ कुछ और तरीकों को भी साथ लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस पर अटैच करना, या बीटिंग ऑफ ड्रम, ये तो बड़ा पुराना एक तरीका है, अब तो शायद नहीं है यहाँ। फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है कि कहीं और जगहों पर हो जो कि ज्यादा इतने मॉडर्नाइज इलाके ना हो, तो वहां पर बीटिंग ऑफ ड्रम ड्रम हो सकती है, लेकिन ये पुराना है कि मोहल्ले में जो है वो ड्रम की बीटिंग होती थी और जो है वो लोगों को बताया जाता था कि एक केस जो है वो फाइल हुआ है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, और डिफेंडेंट सुने और वहां पर जो है एट द टाइम विच इज फिक्स्ड बाय द कोर्ट ही शुड अपीयर। इसी तरह पब्लिक कोरियर जो सर्विसेज होती है, टीसीएस हो गया या म्यूलर एंड फिलिप्स हो गया, लेपर्ड हो गया, तो ये भी हो सकता है। पब्लिकेशन इन प्रेस, आपने प्रेस में भी देखा होगा कि इश्तिहार लगे होते हैं, नोटिस लगे होते हैं एट द एंड ऑफ द प्रेस, न्यूज़पेपर जो होता है वहां पर लगे होते हैं कि ये मुल्जिम है, इसके खिलाफ, मुल्जिम ना कहूँ, एक डिफेंडेंट है, इसके खिलाफ जो है वो दीवानी मुकदमा जो है वो फाइल हो गए। तो ये चीजें हैं सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। इफेक्ट क्या होगा सब्स्टिट्यूटेड सर्विस का, तो इफेक्ट ये इसको माना इस तरह जाएगा कि डिफेंडेंट पर पर्सनली वो जो समन है वो सर्व हो गया। तो ये है हमारा ऑर्डर नंबर 5 कुछ डील विद समन्स। अब हम चलते हैं फिर से स्टेजेस की तरफ वापस, कि हमने क्या चीजों को डिस्कस किया और क्या चीजें रह गई डिस्कस करने में। तो हमने प्लीडिंग्स को डिस्कस किया, प्लेंट को फाइल कर दिया, जब फिर जो है वो हमने समन्स जारी किए थे डिफेंडेंट पर, और ड्यूली सर्व हुए वो डिफेंडेंट पर। डिफेंडेंट जो है वो अब आता है कोर्ट में, और जो अंडर ऑर्डर 8 रिटन स्टेटमेंट कोर्ट में जमा कराता है। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस हमने क्लियर किए। ठीक है भाई, डिफेंडेंट जो है वो अपीयर हो गया है कोर्ट में। अब क्या होगा, व्हाट इज नेक्स्ट सर? तो नेक्स्ट ये है कि अंडर ऑर्डर 14 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, कोर्ट करेगी फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, यानी प्लेंट को पढ़ने के बाद, डिफेंडेंट की रिटन स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद, प्लेंटिफ को सुनने के बाद, डिफेंडेंट को सुनने के बाद, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स लाए थे उन डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करने के बाद, अब जो नेक्स्ट स्टेज ये है कि उन सब चीजों को देखने के बाद कोर्ट जो है वो इश्यूज को फ्रेम करेगी। वो इश्यूज जो कोर्ट समझती है कि इनके दरमियान हैं, यानी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के दरमियान ये मामलात हैं, which are to be decided, which are to be sorted out। ठीक है, तो हम चलते हैं अब ऑर्डर नंबर 14 की तरफ के फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज किस तरह होते हैं। इश्यूज को फ्रेम कोर्ट किस तरह करेगी, क्या प्लेंटिफ खुद अपने इश्यूज दे सकता है, क्या डिफेंडेंट खुद अपने इश्यूज दे सकता है कोर्ट को कि सर सिर्फ इन्हीं चीजों को डिसाइड किया जाए। तो देखते हैं फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज ऑर्डर 14 में कुछ 7 रूल्स हैं, 7 रूल्स। सबसे पहले फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, रूल नंबर 1 के किस तरह फ्रेम किया जाएगा, और फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज का मतलब है क्या। इश्यूज का मतलब क्या है कि भाई वो क्लेम या वो मटेरियल प्रोपोजिशन जिनको सिग्निफिकेंट क्लेम्स कहा जाता है, ठीक है, वो क्लेम जो एक पार्टी अफर्म करे, यानी कहे कि हाँ कि ये इस तरह का मसला है, और दूसरी पार्टी डिनाई करे कि नहीं इस तरह का मामला नहीं है, इस तरह के जो मसला, इस तरह का मसला नहीं है, जिसको हम डिपेंडेंट कहते हैं।
तो एक कहे हाँ, दूसरा कहे ना, किसी भी मटेरियल प्रोपोजिशन पर, किसी सिग्निफिकेंट क्लेम पर, उसको हम कहते हैं इशू एज पर लॉ। इशू के कितने एग्जाम है? देयर आर टू काइंड ऑफ इशूज। एक है इशू ऑफ लॉ एंड एक है इशू ऑफ फैक्ट। कोई मुझे बताएगा कि इशू ऑफ लॉ और इशू ऑफ फैक्ट में फर्क क्या है? व्हाट्स डिफरेंस? सर इशू ऑफ लॉ मतलब कोई कानूनन भाई लॉ के ऊपर, फैक्ट जो उसके केस के यानी वाक्य वाक्य है उसके ऊपर होगा भाई। वाक्य में क्या चीज हो सकती है, दोनों को मिला के भाई इसको साबित करना पड़ेगा। और जो लॉ है तो कानून के ऊपर होगा। हाँ ठीक है। इशू ऑफ लॉ और इशू ऑफ फैक्ट का मैं आपको बस एक इलस्ट्रेशन ही दे देता हूँ, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा वो चीज आपको। दो भाई हैं, पर्सन ए पर्सन बी, दोनों का प्रॉपर्टी का मसला है। वो कह रहा है कि मेरा घर है, ये कह रहा है मेरा घर है। दोनों उस घर पर लड़ रहे हैं। ये कह रहा है मेरा घर है, ये कह रहा है नहीं मेरा घर है। वो कह रहा है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है, वो कह रहा है नहीं मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है वो सही है। ठीक है। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट, मैं ऑनर हूँ। वो कह रहा है मैं पोजीशन में, वो कह रहा है मैं नहीं, मैं मेरी ऑनरशिप है। ये जो मामला थे ये है इश्यूज ऑफ फैक्ट। ठीक है ना, ये इशू ऑफ लॉ नहीं है, क्योंकि कानून की यहाँ पर कोई दखल नहीं है, वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। दिस इज इशू ऑफ फैक्ट। इशू ऑफ लॉ किस तरह हो सकता है? जो भाई ए है, पर्सन ए जो है, वो कह रहा है कि मेरे पास ये पड़े डॉक्यूमेंट। अब पर्सन बी जो है वो कह रहा है कि ये डॉक्यूमेंट तो ओरिजिनल है ही नहीं, ये डॉक्यूमेंट रियल है ही नहीं, ये तो फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। अब पर्सन ए कह रहा है कि फोर्ज्ड कैसे हैं? ये डॉक्यूमेंट तो मुझे मुख्तियार कर ने दिए हैं या यूनियन कमेटी ने दे दिए, ये देखो सील लगी हुई है, सिग्नेचर लगे हुए हैं। अब वो कह रहा है कि तुम्हारे पास जो डॉक्यूमेंट पड़े हैं उनको यूनियन कमेटी का यूनियन कमेटी के पास अथॉरिटी ही नहीं है कि वो तुम्हें ये डॉक्यूमेंट दे सके। यूनियन कमेटी को किसने पावर दे दिया? पर्सन बी ये बोल रहा है कि यूनियन कमेटी को किसने पावर दे दिए हैं कि तुम्हें वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे इस प्रॉपर्टी के। ठीक है। तो पर्सन ए कह रहा है कि ठीक है, हम कोर्ट में डिसाइड करवाते हैं इस चीज को। कोर्ट में आते हैं और कोर्ट के सामने अब इशू ये है कि कोर्ट ये डिसाइड करे कि क्या यूनियन कमेटी के पास ये पावर है कि एक बंदे को डिक्लेयर करे ऑनर ऑफ एनी प्रॉपर्टी। अब कोर्ट को सिर्फ ये डिसाइड करना है कि वो उसके पास यानी यूनियन कमेटी के पास अथॉरिटी है या नहीं है, बस ये डिसाइड करना है। अगर ये डिसाइड कर दिया, कोर्ट ने कहा कि हाँ इसके पास अथॉरिटी है, तो दूसरा मसला खुद ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो पर्सन बी ये चीज तो मान रहा है। ठीक है। उसका तो मसला सिर्फ ये है कि ये यूनियन कमेटी के पास अथॉरिटी नहीं है। अगर अथॉरिटी क्लियर हो जाए तो वो तो बंदा वैसे ही मान रहा है कि हाँ बस ये डॉक्यूमेंट तो है ही। तो यूनियन कमेटी के पास अथॉरिटी है या नहीं है, ये इशू ऑफ लॉ जो कि कोर्ट को यहाँ पर डिसाइड करना है। ये चीज क्लियर हुई? आफ्टर रीडिंग द प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट एंड आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज, कोर्ट शैल फ्रेम द इशू। ठीक है। तो इशू को फ्रेम करने का तरीकेकार क्या होगा कि आफ्टर रीडिंग द प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट एंड आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज, कोर्ट विल फ्रेम द इशू। तो ये तरीके होंगे, कोर्ट उनको देखने के बाद ही रिटन स्टेटमेंट इशूज को फ्रेम करेगी। अगर रिटन स्टेटमेंट जमा नहीं हुई है तो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज नहीं हो सकता, क्योंकि कोर्ट इन सब चीजों को देखेगी, प्लेंट को, रिटन स्टेटमेंट को, उसके बाद ही फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होंगे। रूल नंबर 3, मटेरियल फ्रॉम विच इश्यूज शैल बी फ्रेम्ड। कौन से मटेरियल्स होंगे जिसके जिनको देखने के बाद इश्यूज फ्रेम होंगे? तो पहला जो मटेरियल होगा वो ये कि एलिगेशंस मेड बाय पार्टीज ऑन ओथ। प्लेंटिफ क्या कह रहा है? रिटन स्टेटमेंट, रिटन स्टेटमेंट में डिफेंडेंट क्या कह रहा है? प्लेंटिफ क्या कह रहा है ऑन ओथ? डिफेंडेंट क्या कह रहा है ऑन ओथ? उनको सुनने के बाद जो पॉइंट्स बनाए जाएंगे उन उन पर ये इश्यूज होंगे फ्रेम। इसी तरह कोर्ट देखेगी प्लीडिंग्स को। प्लीडिंग्स क्या होती हैं? प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट, ये होती हैं प्लीडिंग्स। प्लीडिंग्स को पढ़ने के बाद कोर्ट जो है वो इश्यूज करेगी फ्रेम। इसी तरह डॉक्यूमेंट्स अगर प्रोड्यूस किए गए हैं तो डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स किसने दिए हैं, उन डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट क्या चीज अक्स कर रहे हैं। तो इन तीन चीजों को देखने के बाद, यानी पार्टीज ने क्या कहा, प्लीडिंग्स में क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, इन चीजों को देखने के बाद कोर्ट के पास पावर है टू फ्रेम द इशूज। कोर्ट का पावर नहीं है, मैं कहूँ कोर्ट की ड्यूटी है, ये ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू फ्रेम द इशूज, क्योंकि इन इशूज पर ही तो कोर्ट केस को डिसाइड करेगी। रूल नंबर 4, कोर्ट में एग्जामिन विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स बिफोर फ्रेमिंग इशू। ठीक है। तो एग्जामिनेशन होगी सबसे पहले।
ठीक है, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज करने से पहले, जैसे कि हमने ऊपर भी देखा कि एलिगेशंस क्या हैं, प्लीडिंग्स में चीजें क्या हैं, तो इसी तरह ये होती है एग्जामिनेशन। तो कोर्ट जो है विटनेसेस को एग्जामिन करेगी और डॉक्यूमेंट्स को भी एग्जामिन करेगी बिफोर फ्रेमिंग ऑफ इशूज। इफ इट इज नेसेसरी टू एग्जामिन विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स फॉर फ्रेमिंग ऑफ इशूज, कोर्ट शैल एडजर्न द प्रोसीडिंग्स अंटिल विटनेस और डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस। तो कोर्ट की ये पावर तो है ही कि वो एडजर्न कर सकती है, तो एडजर्न करेगी जब तक कि विटनेस जो कंसर्न्ड विटनेस है उसको लाया जाए, या जो डॉक्यूमेंट कंसर्न्ड है उसको प्रोड्यूस किया जाए। कोर्ट के पास ये पावर है टू अमेंड एंड स्ट्राइक आउट इशूज। ये इसकी भी एक एप्लीकेशन बनाई जाती है अंडर ऑर्डर 14 रूल 5 के। कोर्ट को कहा जाता है कि जो है वो ये इशूज गलत फ्रेम हुए, अगर कोई पार्टी जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं है इन इशू से, तो वो उसके लिए ऑर्डर 14 रूल 5 की एप्लीकेशन दे सकती है कि अमेंड किया जाए इशूज को, या अगर कोई इशू पड़ा हुआ है तो उसको स्ट्राइक आउट किया जाए, या कोई न्यू एडिशनल जो है वो इशू को डाला जाए। तो कोर्ट में एट एनी टाइम बिफोर पासिंग द डिक्री अमेंड द इशूज, या जो है वो फ्रेम कर सकती है एडिशनल इशूज को, या स्ट्राइक आउट कर सकती है सेम इशूज को। रूल नंबर 6। सर फिर जो इशू की एप्लीकेशन होगी वो रूल 14 के थ्रू होगी? जी मैं समझा नहीं, एप्लीकेशन किस तरह? ये जो इशू के किसी को ऑब्जेक्शन हो किसी पार्टी हाँ हाँ को, हाँ बिल्कुल, वो मैं रूल वही, 14 के। जी जी मैं वही बता रहा हूँ ना कि जी जी वो मैं ये पूछ रहा था कि इस पे दूसरी पार्टी भी जवाब देगी, इसकी भी बहस बिल्कुल होगी या सिर्फ? बिल्कुल देगी, बिल्कुल देगी। अगर कोई भी आप एप्लीकेशन दोगे ना, तो एप्लीकेशन किसी चीज की भी दे दो, जिस तरह 110 की हमने देखी थी कि हम जो है वो उसके अंदर जो है वो पार्टी इसको स्ट्राइक आउट करा सकते हैं या एड करा सकते हैं। तो अगर आप कोई भी एप्लीकेशन सिविल प्रोसीजर कोड में दोगे, उसके लिए ओपोनेंट पार्टी जो है ना वो देती है ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन एक्ट की एप्लीकेशन देगी, उसमें लिखा होगा ऑब्जेक्शन टू ऑर्डर 14 रूल, ऑब्जेक्शन टू एप्लीकेशन ऑन ऑर्डर 14 रूल 5। तो उस पर ऑब्जेक्शन होगी, ऑब्जेक्शन में जो चीजें वो डालना चाहते हैं वो डालें। फिर सर इसकी अपीलें भी होंगी, यानी जैसे होता है नहीं ऑर्डर नहीं के खिलाफ आगे जा सकते हैं ये नहीं नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये जो एप्लीकेशन होती हैं इनको कहा जाता है मिसलेनियस एप्लीकेशन, क्योंकि ये, और ये जो है ना एक्चुअल सूट नहीं है, ये एक एप्लीकेशन है बस। इसकी एप्लीकेशन की ऑब्जेक्शन आ रही है, हम्म, तो इसके लिए अपील नहीं होगी, उस पर कोर्ट वहीं पर सुनेगी, उसको डिसाइड करेगी, क्योंकि इस तरह तो बहुत सारी एप्लीकेशन हो जाती है। मिसलेनियस तो जी बहुत जी सारी होती ऐसे हैं, ही है। मिसलेनियस तो बहुत सारी हैं, अगर सबकी अपील होगी तो केस तो कभी डिसाइड ही नहीं होगा। सही। सर जो अपील होती है वैसे वो 7-11 की होती है, यानी केस से पहले इंटरम ऑर्डर पर, और किसी की होती है? नहीं, और तो यानी जब डिग्री हो जाए सूट, नहीं, तो डिग्री से पहले। डिग्री से पहले 7-11, बस 7 रिजेक्शन ऑफ क्लेम। और जो जो पार्टीज की 110 है उसकी भी नहीं हो सकती नहीं नहीं, किसी वो और कोर्ट में? वो मिसलेनियस है, मिसलेनियस। ठीक हो गया। रूल नंबर 6। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ बाय लॉ में बाय एग्रीमेंट बी स्टेटेड इन फॉर्म ऑफ इशूज। यानी अगर जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि क्या प्लेंटिफ चाहे तो खुद अपने इश्यूज फ्रेम करके कोर्ट को दे दे, जैसा क्रिमिनल में होता है। जो है ना 345 सेक्शन जो है वो, 342 की जो है ना वो दिया जाता है कि भाई खुद ही अक्यूज पर्सन और प्रोसिक्यूशन मिलकर जो है वो दे रहे होते हैं उनको कि सर ये मसले हैं, ये इस तरह के मामला हैं, ये जो है वो चार्ज इस तरह पर फ्रेम की जाए। तो यहाँ पर क्या इस तरह हो सकता है कि क्या प्लेंटिफ अपने जो है वो इश्यूज फ्रेम करके दे दे, या डिफेंडेंट अपने करके दे दे? तो उस पर जो है ना वो एक लिमिटेशन है, हो सकता है, लेकिन लिमिटेशन, लिमिटेशन कौन सी है? ये रूल 6 जो है वो लिमिटेशन के पार्टीज by agreement in writing provide an issue to be decided between them upon which, यानी इश्यूज दे सकती हैं पार्टीज खुद भी कोर्ट को कि इन इश्यूज को डिसाइड किया जाए, लेकिन बाय एग्रीमेंट दोनों पार्टीज एग्री होंगी कि हाँ ठीक है ये मसला है कि मैंने पैसे दिए उसने पैसे खा दिए, वो पैसे वापस नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये एक इशू है, दोनों पार्टीज ने एग्री किया कि ठीक है इस इशू को जो है वो डिसाइड किया जाए। तो हो सकता है जब वो पार्टीज बाय एग्रीमेंट उस पर डिसाइड करती हैं। ठीक है, तो देम अपॉन विच इफ इट रिलेट्स टू द मनी डिफॉल्टर पार्टी शैल पे, यानी अगर वो मसला मनी से रिलेटेड है तो डिफॉल्टर पार्टी जो है वो फिर वो पे करेगी उसे। अगर वो मसला जो है इट रिलेट्स टू प्रॉपर्टी, तो अगर वो फाइन एट द एंड डिसाइड हो गया तो एक पार्टी जो है वो डिलीवर करेगी प्रॉपर्टी दूसरे बंदे को। अगर वो मसला जो है वो किसी एक्ट से रिलेटेड है, फॉर डूइंग एन एक्ट और एक्सटेंडिंग फ्रॉम डूइंग ऑफ द सेम, तो
अगर वो प्रूव हो गया तो एक बंदा जो है वो काम करेगा या नहीं करेगा, तो इस तरह के मामला हैं। तो बात क्या हुई कि शूज खुद पार्टीज भी कोर्ट को दे सकती है, लेकिन बाय म्यूचुअल कंसेंट, बाय एग्रीमेंट। ये हो गया हमारा ऑर्डर नंबर 14 जी कोर्ट सिक्स खुद भी फ्रेमिंग। अमेंड कर सकती है इशू को, यानी एक दफा इशू फ्रेम कर दिए, उसके बाद वो समझती है भाई इशू में चेंजिंग की जाए खुद, उसके पास इनहेरेंट पावर तो है ना भाई इशू को चेंज तरमीम कर सकती है। तो फिर से हमारे पास सेक्शन 151 है ना। कोर्ट अगर जी जी। समझती है कि फॉर द एंड ऑफ जस्टिस ये चीज जरूरी है, तो कोर्ट कर सकती है। कोर्ट के पास तो पावर है ही, वो तो कर ही सकती है। अच्छा, अगर एक जज कर गया है दूसरे का ट्रांसफर हो गया है वो भी कर सकते हैं नया आने वाला? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह माना जाए इसको, इस तरह प्रिजम्पशन इस तरह है कि वो जो नया जज आया है और केस को चला रहा है, इस तरह अब इसको प्रिज्यूम इस तरह करा करा जाएगा कि उस नए बंदे के पास ही वो केस फाइल हुआ था। प्रिज्यूम इस तरह किया जाएगा। सही। ठीक है, तो ठीक दिस हो गया। इज ऑल अबाउट टुडे। आज हमने डिस्कस किए कुछ बेसिक चीजें कि रिटन स्टेटमेंट क्या होती है, सेट ऑफ को हमने डिस्कस किया, समन के प्रोसेस को डिस्कस किया, और हमने डिस्कस किया कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज किस तरह होती हैं। नेक्स्ट स्टेज क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज? द नेक्स्ट स्टेज इज डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। इसमें होगा कि बंदों को बुलाया जाएगा, विटनेसेस को, उनके डॉक्यूमेंट्स लाए जाएंगे, उनको किस तरह कोर्ट जो है वो एग्जामिन करेगी, उसको हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर से अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें, वरना जो हम क्लास को एंड करते हैं। सर जी, आज का जो लेक्चर था ना जिसमें वो समन्स वाला था, तो समन्स के सर जो एंड में मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ तो ये होता है ना भाई, पहली दफा समन्स गए, उस दूसरी दफा उसको नोटिस भेज देते हैं भाई कोरियर सर्विस के थ्रू, उसके बाद अगर ना आए तो अखबार इश्तिहार करके भाई एक तरफा कार्रवाई शुरू कर देते हैं। जी। ये सही है? या इसके जो दूसरे ऑप्शन थे वो तो यूज करते ही नहीं है एग्जाम्पल में जो थे पुलिस स्टेशन में? जब देखा जाए ना तो सब ऑप्शंस कोर्ट अवेल करती है। जल्दबाजी में ना एक्स पार्टी डिग्री नहीं दे देती। इवन ऐसा भी होता है कि कोर्ट ने ऑर्डर किया कि नेक्स्ट डेट पर जो है वो, अगर डिफेंडेंट अपीयर नहीं हुआ तो एक्स पार्टी डिसीजन दे दूंगा। अब ऐसा हुआ कि डेट वो आ गई और डिफेंडेंट फिर भी नहीं आया, कोर्ट जो है ना फिर से एक और डेट दे रही है। या एक्स पार्टी ऑर्डर अगर दे भी दे रही है तो क्या हो रहा है कि नेक्स्ट डेट पर उसके बाद जो फिर से डिफेंडेंट आ रहा है, वो एप्लीकेशन दे रहा है कि हमारे साइट को ओपन कर दिया जाए, हम या जो है हम रिटन स्टेटमेंट जमा कराना चाहते हैं और एक्स पार्टी डिग्री को खत्म किया जाए, काइंडली जो हमें सुना जाए। तो हो रहा है कोर्ट जज जल्दबाजी नहीं करती है, बस कहने का मतलब ये। फिर वो उस पर हर्जाना लगाती है अगर लेट आए, इट उसकी अगेन दरख्वास्त इट एक्सेप्ट अगेन करती है? इट इट अगेन डिपेंड्स। उमूमन ऐसा होता तो नहीं।